Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और आज हम मधुमेह के पार्ट थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पार्ट थर्ड में हमें आज पढ़ना है कि जो मधुमेह है उसके कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो किस मात्रा में देने चाहिए और उन पोषक तत्वों से क्या फायदा होगा, कौन सा कम देना चाहिए, कौन सा ज़्यादा देना चाहिए और उसके साथ साथ में हम इसके जो है लेवल के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे कि कितना आपका अच्छा लेवल है। अगर आप में जो ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है, ठीक है, तो वो कितना होना चाहिए। एक उसका आदर्श लेवल क्या है, संतोषजनक लेवल क्या है, स्तर क्या है, असंतोषजनक स्तर क्या है। इसका आज हम एक चार्ट के माध्यम से आपको बताएंगे कि कितना डिजायरेबल है और कितना डिजायरेबल नहीं है। ओके, तो ये डिस्कस करेंगे और चलिए तो फिर। और हाँ, कल हमने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से मधुमेह की जांच की जाती है। इसका पार्ट थर्ड है ये। पार्ट फर्स्ट में मधुमेह क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सिम्टम्स, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई थी। सेकंड में हमने डिस्कस किया हुआ था कि किस तरीके से मधुमेह की जांच की जाती है, जिसमें कि हमने फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था डिटेल में कि किस तरीके से ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जब हमने और टेस्ट की बात की थी तो उसमें हमने ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन का नाम लिया हुआ था। जो थर्ड वाला हमारा टेस्ट था वो था ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो ये हमने टेस्ट के बारे में बताया था, लेकिन ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन होता क्या है ये हमने नहीं आपके साथ में डिस्कस किया हुआ था। तो वो आज हम आपको बताते हैं कि ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं कि जो है इनका जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में और इसके लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कि ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है। हीमोग्लोबिन जिसे कि हम किससे शो करते हैं, HbA1c से, HbA1c से, इस तरीके से हम लिखते हैं इसको। अब ये जो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट है जो किया जाता है, इसमें जो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है। तो जो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन है, अब सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एक लाइन में कि हीमोग्लोबिन क्या होता है कि जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें पाया जाने वाला वह तत्व होता है जो ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बनाए रखता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, ये टिश्यूज से ऑक्सीजन को लेता है और ये जो है हमारी लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है और ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का ये काम करता है। फिर अब जब ये हीमोग्लोबिन खून में यानी कि हमारे ब्लड में शुगर से जुड़ जाता है, यानी कि उसके साथ में अटैच हो जाता है, तो एक तत्व का निर्माण होता है जिसे ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो यहां पर कि जो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन है वो आपका हीमोग्लोबिन, जिसे कि हम HB शॉर्टकट में इसे शो करते हैं, ये जब आपके खून में शुगर से अटैच हो जाता है। किससे, शुगर से। जो ब्लड में आपके शुगर है उससे जब ये अटैच हो जाता है तो फिर जो है एक तत्व का निर्माण होता है जिसे कि ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन कहा जा रहा है। इसी को ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन कहते थे, यानी कि HbA1c। ओके, तो आपको पता चल गया कि ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन क्या है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कल हमने बचाव के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था कि जो है और क्या क्या खाना चाहिए, हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो उसको बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा और उसको जो है उस
जो आपका ये तीनों पार्ट जो डायबिटीज के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, तीनों ही पार्ट आप जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखिए पूरा डिटेल में, तभी आपको अच्छे से डायबिटीज के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। ओके, तो चलिए आज हम आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व, या तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं आज। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका ऊर्जा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऊर्जा मींस एनर्जी। सबसे पहले हम एनर्जी की बात करेंगे। तो एनर्जी, अब देखिए जो हॉस्पिटल में रोगी को 25 किलो कैलोरी पर ग्राम बॉडी वेट ऊर्जा देनी चाहिए। जो पेशेंट हॉस्पिटल में है उसे 25 किलो कैलोरी पर ग्राम पर केजी बॉडी वेट ऊर्जा देनी चाहिए। ओके, फिर आता है नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट। शॉर्टकट में हम इसको CHO लिखते हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की बात, ये तो ऊर्जा हो गई। फिर आ गया कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट उसे आपको संपूर्ण कैलोरी का, यानी कि जो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है, जो आपको प्रोटीन से मिल रहा है, जो आपको फैट से मिल रहा है, तीनों से हमें कैलोरी मिलती है। तो संपूर्ण कैलोरी का जो है 45 से 60% तक, 45 से 60% तक हमें कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए इस कंडीशन में, यानी कि डायबिटीज में। अब अधिकतर कार्बोहाइड्रेट जो हमें देना होता है इसमें, वो पॉलीसैकेराइड्स देने होते हैं, यानी कि उन्हें बहु शर्करा वाले सैकराइड्स देने होते हैं, जो इस फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ये जटिल होते हैं, जल्दी से टूटते नहीं हैं। ओके, जिसे कि हम हिंदी में बहु शर्करा बोलते हैं। तो जो बहु शर्करा है उन्हें हमें देना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और ये क्या होता है? जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होते, अवशोषित नहीं होते हैं, और ये इंसुलिन की भी मदद करते हैं। जैसे कि आपका हो गया होल जो ग्रेन्स होते हैं, यानी कि जो साबुत अनाज है, वो आपका पॉलीसैकेराइड्स में आ जाते हैं, यानी कि बहु शर्करा में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं तीसरा है हमारा प्रोटीन। अब प्रोटीन कितने देना चाहिए? तो प्रोटीन जो है संपूर्ण कैलोरी का 10 to 35% तक हमें देना होता है। ठीक है, 10 से 35% तक देना अच्छा होता है, क्योंकि यह आवश्यक अमीनो अम्ल भी हमें प्रोवाइड कर रहा है, और ये अमीनो अम्ल इंसुलिन हार्मोन के श्रावण में मदद करते हैं, यानी कि इंसुलिन हार्मोन के निकलने में, उसके सिक्रेशन में अमीनो अम्ल मदद करते हैं। तो इस वजह से प्रोटीन हमें पर्याप्त मात्रा में देना होता है, यानी कि 10 to 35% जो टोटल कैलोरी आप दे रहे हो उसका 10 to 35% आपको प्रोटीन से देना होता है। ओके, अब यदि हाइपरग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम है, हमने हाइपोग्लाइसीमिया आपको बताया था, यानी कि जब ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और एक होता है आपका हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, ये कब होता है? जब आपका ब्लड में शुगर का लेवल अधिक हो जाता है, अधिक होता है। ठीक है, हाइपो हमने आपको बताया था, हाइपो का मतलब कम होता है और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, यानी कि जो स्टैंडर्ड है आपका ब्लड शुगर लेवल, उससे अगर अधिक हो जाता है देन उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो यदि हाइपरग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम है तो प्रोटीन 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से अधिक दिया जा सकता है। सॉरी, यानी कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम है तो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से
अधिक दिया जा सकता है। जैसे 0.8 पर केजी बॉडी वेट तो नॉर्मल होता है जो हमें प्रोटीन देना होता है, लेकिन अगर मान लीजिए हाइपरग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम हो गई, यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल अधिक हो जा रहा है, देन आपको ये प्रोटीन आप 0.8 से अधिक दे सकते हो। और जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है उसको कम करना होता है, यानी कि उसको हम कम कर सकते हैं और प्रोटीन अधिक दे सकते हैं। अब जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट हैं उनमें 1 से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट बच्चे को दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर बच्चे में जो बच्चा है, कोई बच्चा है अगर उसको टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज यानी कि जिसे कि हम कह रहे थे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें कि इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें हमें इंसुलिन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या है कि जब अगर टाइप 1 डायबिटीज का बच्चा है, देन उसको 1 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन दिया जा सकता है। ठीक है, बच्चे के केस में। चलिए, ये हो गई प्रोटीन की बात। अब हम बात करते हैं वसा की। वसा मीन्स फैट। तो हम फैट की बात कर रहे हैं तो कम वसा देना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको वसा से भी एनर्जी मिलती है और अधिक एनर्जी मिलती है। आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से तो आपको 1 ग्राम से केवल 4 किलो कैलोरी ही एनर्जी मिलती है, जबकि आपको फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। तो वसा जो है हमें कम देना होता है, ये कम देना होता है। और इससे क्या होता है, जो एलडीएल यानी कि जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि वीएलडीएल के स्तर में भी कमी आती है, जिससे क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा कम हो जाता है। अगर आप फैट कम देते हो डायबिटीज में, देन क्या होता है, एलडीएल जिसे कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब जब हम आपको आई थिंक पता नहीं पहले हमने आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है कि नहीं किया है, एलडीएल, आई थिंक एलडीएल और एसडीएल के बारे में जब हम आपको पढ़ा रहे थे, ये फूड ग्रुप्स पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने आपको बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ था। तो ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है जिसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, क्या कहते हैं इसको, बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ठीक है, तो एलडीएल और वीएलडीएल यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये दोनों एलडीएल और वीएलडीएल ये दोनों का भी स्तर कम हो जाता है। और जिससे क्या होता है, क्योंकि अगर एलडीएल और वीएलडीएल ये दोनों ही बढ़ता है तो क्या होता है, हमारे हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो आपका हार्ट डिजीज में आ जाता है। तो इस वजह से अगर एलडीएल आप वसा कम लेते हो, तो स्पेशली जो एलडीएल और वीएलडीएल जिसमें पाया जा रहा है, तो अगर उन्हें आप कम लेते हो तो क्या है कि आपका जो है जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि डायबिटीज के साथ साथ में हमने बताया था कि अदर डिजीज भी हो जाती हैं। इसके पहले कल हमने डिस्कस किया हुआ था कि रेटिनोपैथी था, नेफ्रोपैथी था, ठीक है, न्यूरोपैथी था, हार्ट अटैक था, तो ये सारी दिक्कत भी आ जाती है। तो अगर आप वसा कम मात्रा में ले रहे हो, स्पेशली जो एलडीएल और वीएलडीएल है वो कम मात्रा में ले रहे हो, देन आपका जो है जो हार्ट की प्रॉब्लम की चांसेस बहुत ही कम रहती है। और वसा का अगर बात करें तो ये संपूर्ण कैलोरी का ये संपूर्ण कैलोरी का हमें 15 से 25% यानी कि 15 to 25% तक देना चाहिए होता है, जिसमें कि आपको जो बहुअसंतृप्त वसा अम्ल है वो अधिक मात्रा में देना होता है। बहुअसंतृप्त वसा अम्ल का मतलब है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा जिसे बोलते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था, पूफा, मूफा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिए। जो फूड ग्रुप्स हमने बताया हुआ है उसमें हमने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड,
मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड को बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप वो वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें एलडीएल, वीएलडीएल, पूफा, मूफा और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो वो आप वीडियोस अगर देख लो, अगर आपको यहाँ पर पूफा, मूफा ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो पूफा जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसको बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, हिंदी में इसे कहते हैं बहु असंतृप्त वसा। ठीक है, तो यानी कि आपको जो फैटी एसिड्स हैं उनके कंपैरिजन में अगर आप पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेते हो तो वो आपके लिए फायदेमंद होता है। ओके, अब आते हैं विटामिन और खनिज तत्वों पर। ये हो गई फैट की बात। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा विटामिन और खनिज तत्व। ठीक है, तो विटामिन और खनिज तत्व की हम बात कर रहे हैं। तो विटामिन एंड मिनरल्स, खनिज तत्व का मतलब मिनरल्स है। यदि आप संतुलित बैलेंस डाइट ले रहे हो देन आपको अलग से विटामिन और मिनरल्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार ले रहे हो देन इनकी अलग से सप्लीमेंट्स की जरूरत आपको नहीं पड़ रही है। यदि आप 1200 किलो कैलोरी पर डे से कम ले रहे हो, यानी कि मान लीजिए आपकी जो डेली आप 1200 किलो कैलोरी ये पर डे से आप अगर कम ले रहे हो, ठीक है, 1200 से अगर आप कम ले रहे हो देन क्या है, आपको सूक्ष्म पोषक तत्व की अलग से जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी आपको अलग से सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है अगर इससे आप कम ले रहे हो। ठीक है, अब क्या है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो यानी कि शाकाहारी हो और प्रेगनेंसी में हो यानी कि गर्भावस्था और दुग्धपान यानी कि जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन है उनके लिए, और जो नॉन वेजिटेरियन है उन पेशेंट्स के लिए विटामिन किसके लिए, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग का मतलब है जो कि स्तनपान करा रही हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, एंड नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, यानी कि जो शाकाहारी हैं, जो गर्भावस्था में और जो स्तनपान करा रहे हैं, इनको विटामिन B12, विटामिन B12 और कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। इनका सप्लीमेंट देना पड़ता है क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आप इस स्टेज में नहीं हो, ना ही प्रेगनेंसी के ना ही लैक्टेटिंग के स्टेज में हो, और आप वेजिटेरियन भी नहीं, यानी कि आप नॉनवेज ले रहे हो। ठीक है, सॉरी नॉन वेजिटेरियन नहीं, यहां पर वेजिटेरियन होगा। ठीक है, ये वेजिटेरियन होगा, और आप शाकाहारी हो यानी कि कोई नॉनवेज वगैरह नहीं ले रहे हो, देन क्या होता है कि जो विटामिन B12 है जो कि आपके मुख्य रूप से जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उन्हीं में ज्यादा पाए जाते हैं, यानी जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं उनमें ही मुख्य रूप से आपके विटामिन B12 पाए जाते हैं, कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो चूंकि अब आप जो है नॉनवेज नहीं ले रहे हो, और क्या होता है, तो इस वजह से नॉनवेज नहीं ले रहे हो तो इस वजह से विटामिन B12, कैल्शियम और आयरन की कमी हो सकती है, तो उसका आपको सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है। और प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग में क्या है, इसमें आपकी नीड बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि कई सारे न्यूट्रिएंट्स की हमारी जो गर्भावस्था में और स्तनपान के समय नीड्स बढ़ जाती है, क्योंकि आप अपने साथ साथ बच्चे को भी खिला रहे हो, उनको भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना होता है, देन क्या होता है कि उसमें आपकी नीड्स, जरूरतें, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं, तो इस वजह से विटामिन B12, कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट्स आपको लेने पड़ते हैं।
ठीक है, ये हो गया। अब जिनकी दवा चल रही है, मतलब यहां पर हम ये बता रहे हैं कि किन किन कंडीशन में आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ रही है। अब जिनकी दवा चल रही है उन्हें भी सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। फिर अगर विटामिन सी है, विटामिन ई है, और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं, और मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर आहार दिया जाना चाहिए। यानी कि जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें विटामिन सी, जो कि विटामिन सी, ई, ये खुद में एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, तो ये हो गया आपका एंटीऑक्सीडेंट हो गया। और मिनरल्स में मैग्नीशियम है, जिंक है, इनसे भरपूर आहार देना चाहिए होता है डायबिटीज के कंडीशन में। यहां मैं दे देती हूं क्या है, विटामिन सी। ठीक है, यहां पर कोई स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है, मतलब नॉर्मली आपको जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको देना होता है विटामिन सी, विटामिन ई, और एंटीऑक्सीडेंट, जो अदर एंटीऑक्सीडेंट है वो भी। इसके अलावा मैग्नीशियम एंड जिंक, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये जरूर देना होता है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और आपके मिनरल्स और विटामिन की नीड्स को भी फुलफिल करते हैं, तो इन्हें भरपूर मात्रा में देना चाहिए होता है डायबिटीज के कंडीशन में। और सोडियम की बात करें, चूंकि वो भी एक मिनरल है, सोडियम इससे कम मात्रा में देना होता है, सोडियम कम मात्रा में देना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये बात हो गई किन किन कंडीशन में सप्लीमेंट्स देने हैं। अगर 1200 किलो कैलोरी पर डे से आप कम ले रहे हो देन आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है। और अगर आप जो है प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग या वेजिटेरियन के इन किसी कंडीशन में हो देन आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और यदि आपकी कोई दवा चल रही है, मेडिकेशन पर हो, तो उनमें भी आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। फिर इसके अलावा जो है आपको ये सारे विटामिन हैं और मिनरल्स लेने की जरूरत पड़ती है, यानी कि भरपूर मात्रा में आपको लेना ही लेना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, वो है फाइबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशा जिसे हम कहते हैं फाइबर। तो अब हम फाइबर की बात कर रहे हैं, तो जो ये रेशा यानी कि फाइबर है और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करते हैं, टाइप 1 और जो टाइप 2 डायबिटीज है उनमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि लाभ प्रदान करते हैं। रेशा और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दोनों ही। कैसे? पहला काम ये क्या करते हैं, इंसुलिन की आवश्यकता को कम करते हैं, इंसुलिन की आवश्यकता को कम करते हैं ये। कम करके, ठीक है, ये लाभ प्रदान कर रहे हैं। दूसरा क्या है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को घटाते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को घटा के मदद करते हैं ये। फिर है नेक्स्ट, वजन को कम करके या फिर नियंत्रित करके, क्योंकि जो फाइबर है आपका वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है, वजन को कम करने में मदद करता है। तो क्योंकि आपका ओबेसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है आपका डायबिटीज होने का, वजन कम करके या फिर नियंत्रित करके डायबिटीज को इम्प्रूव किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। और रक्तचाप कम करके, जो फाइबर है आपका वो रक्तचाप कम करने में भी मदद करता है। ओके, तो ये चीजें हैं कॉम्प्लेक्स रेशा हो गया, और इसके साथ साथ में जटिल कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ये इतने सारे काम करें, आपकी जो इंसुलिन की जरूरत है उसको कम कर रहे हैं, जो कि टाइप 1 डायबिटीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को घटा करके भी आपका कम करते हैं, वजन कम करके या फिर उसको कंट्रोल में करके कर सकते हैं, और रक्तचाप करके। तो ये जो तीन आपके, जैसे कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ना होता है, ये तीन आपके मुख्य रीजन होते हैं डायबिटीज को
बढ़ाने के या फिर डायबिटीज होने के। आपका हाई ब्लड प्रेशर और आपकी ओबेसिटी यानी कि आपका अधिक ओवरवेट, ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, तो ये तीनों ही रीजन आपके होते हैं कि जिसकी वजह से आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप फाइबर ले रहे हो, भरपूर मात्रा में ले रहे हो, जैसे कि आप जो है होल अनाज, मतलब होल क्या बोलते हैं, ग्रेन्स ले सकते हो, यानी कि साबुत अनाज ले सकते हो, उसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। सैलड ले सकते हो। खाने से पहले जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको ये रिकमेंड किया जाता है कि खाने से पहले आप 1 प्लेट भर करके सैलड खाओ। इससे क्या होगा, एक तो आपको फाइबर मिलेगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, दूसरा ये आपके पेट को पहले से ही, क्योंकि ये फुलफिलनेस की फीलिंग देता है, फुलनेस की फीलिंग देता है, ठीक है। तो क्या होगा कि आप खाना कम खाओगे, क्योंकि डायबिटीज में आपको कम से कम खाना खाना होता है। ओके, तो एक तो आप अगर जो है क्या बोलते हैं सैलड ले रहे हो तो फाइबर भी मिल रहा है आपको, और खाना आप कम खाओगे क्योंकि आपका पेट पहले ही भर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके साथ आप फल ले सकते हो, फ्रूट्स, फ्रूट से आपको फाइबर अच्छी मात्रा में मिलता है। हरी सब्जियां, सब्जियां अधिक से अधिक लो, स्पेशली जो हरी सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, वो आप लो, उसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है। ओट्स हमने बताया था, ओट्स अच्छा होता है, उसमें अधिक फाइबर होता है। दलिया आप ले सकते हो जो कि गेहूं से ही बनती है, उसमें भी फाइबर होता है। और अगर आप जो है रोटी जो आटा यूज कर रहे हो उसमें आप चोकर को मत निकालो, उस चोकर के साथ में आप उसको यूज करो, तो उसमें भी फाइबर आपको मिल जाएगा। तो यानी कि जो ये डेली की चीजें हैं, जो जो डेली में हम यूज कर रहे हैं, तो इन सबको आप डेली में यूज करके आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हो, और साथ साथ में आप अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हो और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हो, और साथ साथ में ये आपकी इंसुलिन की जरूरत को भी कम करता है। और एक आपका इतना सारी चीजें हमने बताई। मेथी, मेथी आपने सुना होगा, उसमें भी रेशा अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो मेथी का भी यूज करके आप जो है फाइबर उससे ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूट्रिएंट्स के बारे में, हमने बात कर ली कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट क्या होता है और कैसे ये हमारी मदद करता है डायबिटीज की कंडीशन में। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो लेवल की बात हम करते हैं, स्टैंडर्ड की, कितना कितना होना चाहिए। चलिए हम यहां पर एक चार्ट के माध्यम से आपको बता देते हैं। तो ये है आपका आदर्श लेवल, यानी गुड, और ये है संतोषजनक, जिसे हम कह सकते हैं फेयर, ठीक है। और तीसरा है आपका असंतोषजनक। पुअर, ये पुअर कंडीशन की आप बात हो रही, यानी कि आप गुड कंडीशन में कब हो, फेयर कंडीशन में कब हो और पुअर कंडीशन में कब हो, ये बता रहा है, ठीक है। अब यहां पर है जांच, यानी टेस्ट से ही आपको पता चलेगा लेवल क्या है। तो पहला है आपका फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, ठीक है। यानी कि अब यहां पर मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रही हूं, FPGT ये पहले मैं बताई हूं, तो ध्यान दीजिएगा, FPGT यानी कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, जिसमें कि आपको खाली पेट लेना होता है, खाली पेट ये टेस्ट होता है ग्लूकोज की जांच, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है, जिसमें कि आपको एक तो खाली पेट आप रहते हुए, ये उसके साथ साथ में एक खाली पेट टेस्ट किया जाता है, उसके बाद में खाने के आपको 75 ग्लूकोज दिया जाता है, उसके 2 घंटे बाद में आपका टेस्ट किया जाता है, यानी कि खाने के 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ये टेस्ट होता है। मीन्स इसमें जो OGTT होता है उसमें FPGT भी होता है, खाली पेट भी लिया जाता है और खाने के 2 घंटे बाद भी लिया जाता है, फिर दोनों को कंपेयर किया जाता है।
ओके, और जो आपका तीसरा है वो है HbA1c यानी ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, HbA1c ये आपका ओके। अब यहां पर चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या लेवल है इसका। तो एपीजीडी जो होना चाहिए आपका वो 80 to 100 सॉरी 80 to 110 इतना mg पर डीएल, ये जो आपके जितने भी हैं ये mg पर डीएल में है, पर डीएल, ठीक है, जो यूनिट है इनकी ये है। तो 80 से 110 अगर आपका है एफपीजीटी, देन आपका जो है जो लेवल है आप आदर्श स्तर में हो यानी कि गुड है, सही है। ओके, फिर अगर 111 से 125 के बीच में देन संतोषजनक है, यानी आप ये भी कह सकते हो कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हो। इसको जो है जो संतोषजनक वाली कंडीशन है ये आपकी प्री डायबिटीज वाली कंडीशन है, प्री डायबिटिक, ये डायबिटीज होने की पहले की अवस्था है, जस्ट पहले वाली। अगर इतना है तो आप बॉर्डर पर हो, कभी भी आपको डायबिटीज हो सकता है। फिर है अगर मोर देन 125 है, इसका मतलब है कि आप पुअर कंडीशन में हो यानी कि आपको डायबिटीज हो चुका है। मोर देन और इक्वल टू, इससे अधिक या फिर इसके बराबर अगर है, ठीक है। फिर है ओजीटीटी, ओजीटीटी में क्या होता है 120 से अगर 140 के बीच में है देन आप गुड कंडीशन में हो। अगर 141 से 180 के बीच में है देन आप जो है फेयर कंडीशन में हो यानी कि बॉर्डर लाइन पर हो। और तीसरा है मोर देन और इक्वल टू 180 है, ठीक है, देन आप जो है पुअर कंडीशन में हो यानी कि आपको डायबिटीज ये असंतोषजनक है यानी कि आपको डायबिटीज हो चुका है। फिर HbA1c का है ये लेस देन अगर 7 है आपका देन आप गुड कंडीशन में हो। लेस देन 7, एक मिनट यहां पर मैं आपको ये चीज परसेंटेज बता देती हूँ क्योंकि ये आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी गया है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो जो HbA1c है वो आपका अगर लेस देन 5.7% है, ठीक है, लेस देन 5.7% है देन आप जो है गुड कंडीशन में हो। और अगर आपका 5.7 से 6.4% के बीच में है HbA1c देन आप जो है फेयर कंडीशन में हो यानी कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हो। अगर मोर देन और इक्वल टू
6.5% है, देन आप जो है डायबिटीज आपको हो चुका है। अब जो यहाँ पर HbA1c है, ये क्या आपके नेट एग्जाम में भी पूछा गया था कि HbA1c डायबिटिक कंडीशन में कितना होना चाहिए। ठीक है, तो डायबिटिक कंडीशन में या तो आपका 6.5% या फिर 6.5% से अधिक अगर है, देन आप जो है डायबिटिक कंडीशन में हो। ओके, तो ये पूरा चार्ट हो गया है। ठीक है, कि आपका गुड आप अच्छे मतलब अगर इतना लेवल है, ये जो बता रहा है आपका, ये आदर्शजनक है, यानी कि गुड लेवल है। इसमें अगर इतना है आपका, देन आपको डायबिटीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये लेवल जो है संतोषजनक वाला, इसका मतलब आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हो, आप अभी यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो अपने डायबिटीज को। और जो असंतोषजनक है यानी कि पुअर कंडीशन, यानी कि आपको डायबिटीज हो चुकी है। ओके, तो ये तीनों टेस्ट का है कि ये लेवल होता है। अगर आप पता कर सकते हो इससे कि आप डायबिटीज हो या फिर डायबिटिक नहीं हो। ओके, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर क्लिक भी कर सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये तीनों का तीनों ही लेवल इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेवल के बारे में। चलिए, तो ये हमारा आज पार्ट 3 मधुमेह का खत्म हो चुका। हमने इसके जितनी भी टॉपिक्स मतलब इसके अंदर में जितने भी सब टॉपिक्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट था इससे रिलेटेड, हर एक चीज हमने कवर कर ली है। आई थिंक इसमें कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी कि हार्ट डिजीज के बारे में, जिसमें कि इसमें हम आपको सैचुरेटेड फैट और जो है अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है, इसके साथ में ट्रांस सैचुरेटेड फैट, इनके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो संतृप्त वसा अम्ल है, असंतृप्त वसा अम्ल है, ट्रांस वसा अम्ल है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में इसमें आहार क्या कैसे देना चाहिए होता है। इसके साथ साथ में हम जो अभी हमने लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की बात की, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की बात की, इसका पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। ठीक है, फैट का जो मैकेनिज्म है हमारे शरीर में, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको VLDL और LDL, HDL, इन सब के बारे में एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है और हमारे शरीर में किस तरीके से ये अपना वर्क करते हैं, काम करते हैं। ओके, चलिए फिर अब हम नेक्स्ट में आपको हार्ट डिजीज लेकर के आएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, कोई भी चीज मिस मत करिए, और इसके तीनों ही पार्ट आप जो है देखो, एक के बाद एक सारा देख लो, जिससे कि आपका डायबिटीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें आपको अच्छे से समझाने की, जिससे कि आपका डायबिटीज का जो एक पॉइंट है, एक टॉपिक है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब कर लो, इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और सभी को भी इसका फायदा मिल सके, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, होम साइंस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, देन लाइक जरूर कर दें। और हाँ, एक चीज और कि अगर आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, अगर इसके नोट्स चाहिए, देन आप मुझे बता सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, उसके जो है उसकी डिटेल, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है लिंक दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप जो है उस टेलीग्राम चैनल पर जा करके मुझको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो देन मैं उस पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, चलिए फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी मैं सारे वीडियो शेयर करती हूँ और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आपके यूट्यूब पर शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन टेलीग्राम पर हम आसानी से शेयर कर सकते हैं। देन आप जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, उस पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, वीडियोज भी सारे मिल जाएंगे उस पर आपको, और साथ साथ में आपको नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए, देन आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उस पर प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल हैप्पी रहिए, खुश रहिए और कोविड से बचे रहिए, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इसको लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ साथ में शेयर ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।